हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमित डिग्री क्लासेस में। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम है आर्थिक सुधार। क्या नाम है? आर्थिक सुधार, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंग्लिश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन कैसे बन के आता है, सबसे पहले तो हम उसके बारे में बात कर लें। क्वेश्चन किस तरह से बन के आता है ताकि आपको चैप्टर समझने में आसानी हो। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसमें कि आर्थिक सुधार क्या है, ठीक है, और आर्थिक सुधारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। क्वेश्चन मोस्टली टाइम पूछा जाता है, या फिर किसी दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है कि 1992 के आर्थिक सुधारों को बताइए, या फिर दूसरे तरीके से कि आर्थिक नीति, यानी कि इसका एक और नाम है क्या, नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीतियों से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन इस तरीके से बन के आया तीन फॉर्म में कि आर्थिक सुधार क्या है, या फिर 1992 के आर्थिक सुधार क्या है, या फिर तीसरी लैंग्वेज में बोले तो नई आर्थिक नीतियों से क्या अभिप्राय है, इसके क्या तत्व थे और इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन के आया था। मैंने क्वेश्चन के बेस पे ही पूरे चैप्टर को डिफाइन किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आर्थिक सुधार क्या है, इसको समझिए। तो 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में बीओपी संकट के परिणाम स्वरूप चालू खाते का घाटा बढ़ गया। हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है बीओपी संकट से, चैप्टर हमने जो पढ़ा, चैप्टर का नाम था बीओपी संकट। अगर आपने वो चैप्टर ना पढ़ा हो तो प्लीज़ उसे पढ़ लीजिए। बीओपी का जो चैप्टर है पूरा, उसमें जो हमने बात की थी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में संकट आया था, किसका, बीओपी संकट, ठीक है, किस वजह से आया था। जो खाड़ी देशों के बीच युद्ध हुआ था, खाड़ी देशों के बीच डिस्प्यूट्स हुए थे जो कि 2-3 साल चले थे, उसका असर, खाड़ी देश मतलब जो देश मोस्टली तेल का उत्पादन करते हैं, उनके बीच युद्ध होने की वजह से तेल की जो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जिस वजह से भारत जो तेल जो है भारत को महंगा मिला, अन्य देशों को भी, और भारत पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। और दूसरा कारण ये भी कह सकते हैं हम कि जो सोवियत संघ के विघटन से भारत का जो निर्यात है बहुत ज़्यादा जो है घट गया था, जिस वजह से बीओपी संकट जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था। तो संकट का मतलब ये है कि बहुत एक तरीके से डिजास्टर। तो 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में बीओपी संकट के परिणाम स्वरूप चालू खाते का घाटा बढ़ गया तथा विदेशी विनिमय भंडार न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। तो इस लाइन का पूरा मतलब समझे तो जब बीओपी संकट भारत में आया, उसके कारण बढ़ चुके हैं क्या, खाड़ी देशों में युद्ध, सोवियत संघ का विघटन, ठीक है, और जिसकी वजह से चालू खाते का घाटा। चालू खाते का घाटा मतलब जो ऐसी साइड जिसमें कि हम ऐसी चीज़ों को रखते हैं जो हमें नेगेटिव वे में ले जाती है। चालू खाते का घाटा बढ़ गया तथा विदेशी विनिमय भंडार न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। विदेशी विनिमय भंडार का मतलब है ऐसा भंडार या ऐसा अकाउंट जिसमें विदेशी मुद्रा रखी जाती है ताकि बाहर से सामान खरीद सके। तो विदेशी विनिमय भंडार न्यूनतम, बहुत ही कम, लोएस्ट लेवल पर पहुंच गया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की आयात क्षमता सीमित हो गई। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय बहुत अधिक चीज़ें जो है बाहर के देशों से खरीदती थी। तो जब विदेशी विनिमय भंडार बहुत ही कम रह गया, तो इस वजह से भारत जो है चीज़ें खरीदता था, वो उसकी भी क्षमता बहुत सीमित रह गई। इन समस्याओं से निपटने के लिए नई आर्थिक नीतियां बनाई गई, ठीक है, नीतियां बनाई गई इन समस्याओं से निपटने के लिए, तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं IMF, WTO के दबाव में भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय नई आर्थिक नीति को अपनाया गया। तो हम इसको एक बार एक तरीके से पॉइंट के रूप में समझे तो खाड़ी देशों के बीच युद्ध, खाड़ी देशों के बीच युद्ध एक स्टोरी के रूप में समझ रहे हैं, यानी कि खाड़ी देशों का मतलब जो तेल उत्पादक देश है,
तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अरब, ठीक है, और यूनान, ये सब देश जो एक साथ एक लोकेशन पर पड़ते हैं, ठीक है, यूएई वगैरह सब। तो इन देशों के बीच जब युद्ध हुआ तो उससे, और दूसरा कारण था कि सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन, विघटन का मतलब होता है टूटना। तो सोवियत संघ का विघटन, खाड़ी देशों के बीच युद्ध और अन्य भी कई छोटे मोटे और कारण थे जिस वजह से इन देशों के बीच वो विघटन होने से और युद्ध होने से, एक तो खाड़ी देशों के बीच जब युद्ध हुआ तो तेल की कीमतें जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और सोवियत संघ का विघटन होने से भारत का जो निर्यात था, यानी कि भारत जो चीज़ें बेचता था, अब वो बहुत ही कम हो गई, ठीक है। तो भारत की जो अर्निंग होती थी उससे सोवियत संघ से वो बहुत ही लो हो गई। तो इन सब कारणों का इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट किस पे पड़ा, भारत पर जो है बहुत ही नकारात्मक रूप में पड़ा, जिससे भारत का बीओपी जो था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बहुत ही लोवेस्ट हो गया, यानी कि बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहाँ पे दोबारा बीओपी जो संकट बढ़ गया। तो इस वजह से जब भारत, यहाँ तक हो गया बीओपी, तो भारत ने जब नीतियां अपनाई और भारत ने लोन लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास, यानी कि आईएमएफ, आईएमएफ मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक तरीके से वर्ल्ड बैंक कह सकते हैं हम इसे। तो भारत जब इसके पास लोन लेने के लिए गया अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए, तो इसने और अन्य संस्थाओं ने, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उन्होंने मिलकर भारत पर दबाव डाला कि भारत अपने देश में नई आर्थिक नीतियों को लागू करे, नई आर्थिक नीतियों को लागू करे, तभी भारत को लोन मिलेगा, तभी भारत की जो समस्याएं उनको दूर करने में मदद मिलेगी। तो कौन कौन सी संस्थाएं थी, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, अन्य संस्थाएं भी थी जिन्होंने भारत पर दबाव डाला नई आर्थिक नीतियों को भारतीय अर्थव्यवस्था में लागू करने के लिए। इसके अंतर्गत उदारीकरण, नई आर्थिक नीतियों के तत्व कौन से हैं, कौन सी चीजें लागू करने के लिए बोली गई, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को लागू किया गया। इसे प्रथम आर्थिक सुधार भी कहा जाता है, ठीक है। तो कभी पेपर में पूछे नई आर्थिक नीति क्या है, ये पूरी नई आर्थिक नीति है। नई आर्थिक नीति के तत्व कौन कौन से हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। शॉर्ट में याद रखने के लिए हम इसको एलपीजी, इंग्लिश में बोले तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो नई आर्थिक नीति को लागू किया गया, इससे इसे प्रथम आर्थिक सुधार भी कहा जाता है। क्या पेपर में ऐसे भी आ जाता है कि प्रथम आर्थिक सुधार क्या थी, तो इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सब एक ही चीज है। तो प्रथम आर्थिक सुधार भी इन्हें कहा जाता है। तो इसको एक बार सुनना, आर्थिक सुधार के तीन तत्व, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो उदारीकरण का मतलब क्या होता है, सिंपल से नाम समझे तो इसको नाम से समझे। उदारीकरण, उदार, उदार का मतलब है दयालु होना, ठीक है, किसी भी चीज पर। तो दयालु होने का मतलब है चीजों में छूट देना। निवेश संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाना। तो पहली शर्त ये थी आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की नई आर्थिक नीतियों की, कि जो भी देश नई आर्थिक नीतियां लागू करेगा उसे जो है अपने देश में जो निवेश संबंधी प्रक्रिया है, यानी कि अन्य देश उस देश में निवेश कर पाए, अपना पैसा लगा पाए, उसे उन नियमों को सरल बनाना पड़ेगा। भारत में जो नियम थे पहले वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे, जिस वजह से जो देश थे, अन्य देश, वो जब निवेश करने आते थे तो उन्हें बहुत लंबी प्रक्रिया, कठिन प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता था, जिस वजह से परेशान होकर वो निवेश नहीं कर पाते थे। तो इन नियमों को सरल बनाया गया। दूसरा, लाइसेंस प्रणाली एवं इंस्पेक्टर राज को न्यूनतम किया गया। लाइसेंस प्रणाली का मतलब होता है कि जब निवेश कर रहे हैं या कोई फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं अन्य कोई देश, तो उसको लाइसेंस प्रणाली, लाइसेंस प्रणाली मतलब हर मैनेजमेंट, हर मिनिस्ट्री से जाकर लाइसेंस लेना पड़ता था पहले, हर जगह से लाइसेंस लेना पड़ता था। तो इस वजह से इसमें बहुत एक लंबा टाइम प्रोसेस चला जाता था। तो इसको जो है न्यूनतम किया गया। एवं इंस्पेक्टर राज को, इंस्पेक्टर राज का मतलब होता है कि एक तरीके से इंक्वायरी पूरी बैठा देना। तो हर जगह एक तरीके से इंक्वायरी पहुंच जाती थी कोई भी काम करने से पहले। तो इन चीज़ों को बहुत ही कम किया गया ताकि लोगों को सुविधाएं हो फैक्ट्री लगाने में, बिजनेस सेटअप करने में, निवेश करने में। इसका मतलब उदारीकरण यही है।
दूसरा है निजीकरण। दूसरा तत्व क्या है? निजीकरण। नाम से समझो, निजी का मतलब होता है प्राइवेट, जो खुद के निजी है, मतलब प्राइवेट, अपने हाथों में। निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, निजी क्षेत्र को उत्पादन की अधिक स्वतंत्रता दी गई। अगर हम बात करें 1992 में नए आर्थिक सुधारों को लागू किया गया था, तो 1992 से पहले जो था वो क्या था? गवर्नमेंट सेक्टर, हर क्षेत्र में गवर्नमेंट सेक्टर ही था, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर के पास ही ज़्यादातर राइट्स थे कि वही जो है ज़्यादातर कंपनीज उसी के हाथ में थी। चाहे हम बात करें टेलीकॉम कंपनीज की बात करें, एक या दो मुश्किल से थी, या फिर अन्य सेक्टर्स की बात करें तो उसमें गवर्नमेंट सेक्टर ही हावी था। लेकिन जब नई आर्थिक नीतियाँ अपनाई गई तो निजीकरण किया गया। निजीकरण मतलब अब गवर्नमेंट ने धीरे धीरे अपने हाथों से चीज़ें निकाल कर निजी हाथों में देनी, यानी कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो बिजनेस चला सकते हैं, उनको बेचना शुरू किया। सरकार की भूमिका सीमित हुई। सरकार की भूमिका सीमित होने का मतलब है सरकार का हिस्सा कम होना और निजी क्षेत्र का हिस्सा बढ़ना। तीसरा, बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा। बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मतलब मार्केट में कंपटीशन होने लगा, एक से ज़्यादा ब्रांड्स आने लगे, और जब एक से ज़्यादा ब्रांड्स मार्केट में मौजूद होते हैं तो उससे क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस सब पर असर पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं टेलीकॉम सेक्टर का। टेलीकॉम सेक्टर मतलब जैसे मोबाइल वगैरह जो भी है, इस सेक्टर का एग्जांपल ले तो आज से पहले जो थी सिर्फ एक BSNL कंपनी होती थी, या फिर अन्य कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जो कंपनी गवर्नमेंट की थी वही होती थी। तो आज से बात करें तो पहले कॉल रेट जो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती थी, कॉल रेट सुनने करने की तो बात अलग थी, लेकिन सुनने की भी जो कॉल रेट थी वो बहुत ही ज़्यादा थी उसके प्राइस। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर के क्या एक तरीके से कंपल्शन है, मजबूरी है कि उसके पास कोई और ब्रांड अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो उसे मजबूरी में यही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम में देखें तो एयरटेल है, जियो है, वोडा है, आइडिया है, इतने सारे मल्टीपल ब्रांड्स हैं, ठीक है, कि कस्टमर के पास फुल ऑफ चॉइस है कि वो कोई सा भी अपने अकॉर्डिंग प्राइस के बेसिस पे, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम पीरियड के बेसिस पे कोई सा भी ब्रांड चूज कर सकता है इजीली। लेकिन पहले ये कस्टमर्स को ये फैसिलिटी, ये सुविधा मौजूद नहीं थी। तो आज के टाइम में ये मौजूद है। तो कोई कंपनी भले अपने प्राइस बढ़ा दे तो तुरंत कस्टमर अपना जो है टेस्ट चेंज कर सकता है तुरंत, उसके पास बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो यहाँ पर एक कंपनी जब कंपटीशन करती है दूसरे से तो उसे अपने प्राइस कम करने पड़ते हैं, क्वालिटी अच्छी करनी पड़ती है, तो इससे कस्टमर्स को फायदा होता है। तो बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला तो इससे कस्टमर्स को फायदा होता है, देश को फायदा होता है। और तीसरा देखें तो वैश्वीकरण। तीसरा तत्व कौन सा है? वैश्वीकरण। नाम से पढ़ें, वैश्वीकरण मतलब पूरे विश्व को जोड़ना, विश्व के साथ जुड़ना। तो उदारीकरण से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। उदारीकरण हम पढ़ चुके हैं, यानी कि नियमों को सरल करना। जब नियम सरल होंगे तो बाहर के देश जो है निवेश करेंगे, बाहर के देश कंपनी सेटअप कर पाएंगे इंडिया में, और उससे क्या होगा? वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो वैश्वीकरण किस चीज़ पे डिपेंड है? उदारीकरण पे और निजीकरण पे। ठीक है, जब ये दो बाकी की चीज़ सक्सेसफुल होंगी तो वैश्वीकरण भी सक्सेसफुल होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ने लगी। ठीक है, सिंपल सा अर्थ है, जब अन्य देश भारत में निवेश करेंगे और भारत में कंपनी सेटअप करेंगे तो भारत का जो कम्युनिकेशन है, भारत की इकोनॉमी है, वो अन्य देशों के साथ जुड़ेगी, भारत भी अन्य देशों में निवेश करेगा, विश्व व्यापार में भारत की भूमिका बढ़ी। ठीक है, भारत का उत्पादन बढ़ा, भारत के उत्पादन बढ़ने के साथ भारत ने बाहर के देशों के बाजारों में अपनी चीज़ों को बेचना शुरू किया, तो इससे भारत को नए बाजार मिले और विश्व व्यापार में भारत का भूमिका भी बढ़ी है 1992 के बाद। तो ये थे, हमने अभी पढ़ा हमने आर्थिक सुधार क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन बन के आता है, क्यों आर्थिक सुधार लागू करने पड़े, आर्थिक सुधार के तत्व कौन कौन से थे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो ये वाले पार्ट को हम यहीं पर रहने देते खत्म करते हैं। अगले पार्ट में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।